Let's start the discussion of PNC assignment 1. डाउट्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट ना अभी के लिए छोड़ दो, मैं एनसीआर ऑपरेटर आपको समझा दूं क्या होता है, फिर कर लेंगे, आसानी से हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये हटा दो, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आपने पूछा पार्ट नंबर 2 और 3, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में अच्छा लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ repetitions आर नॉट अलाउड और परमिटेड, हाउ मेनी 3 digit numbers कैन बी formed from the 6 digits 2 3 5 6 7 9, 2 3 5 6 7 9, है ना। ये 6 digits है, 3 और 3 6। अब क्वेश्चन में कहा सेकंड पार्ट में, हाउ मेनी ऑफ देम आर लेस देन 400। अब 400 से छोटे कितने, उनमें से किनमें से 3 डिजिट नंबर में से, है ना। फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट नंबर का जिक्र किया गया है, तो इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, 400 से छोटा नंबर आना चाहिए, 2 या 3 आ सकता है, तो इसके 2 ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन में कहा रिपीटिशन अलाउड नहीं है ऊपर, तो जो यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा। ये 6 डिजिट है, इसके कितने ऑप्शन, 5, और इसके कितने ऑप्शन, 4। तो 2 × 5 × 4 इज योर करेक्ट आंसर। खत्म हो गया। क्लियर है सभी को। ये आ गया 9th का पार्ट नंबर 2। अब 9th के पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन। तो सही है। अब इनमें से इवन कौन से, फर्स्ट पार्ट में से कितने इवन है ये पूछा गया है, सेकंड पार्ट का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में से कितने इवन है। अब इवन के लिए आखिरी पे डिजिट इवन होनी चाहिए, या तो 2 आएगा या 6 आएगा, तो इसको भरने के 2 तरीके, टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल थे, तो अब ये 5 ऑप्शन की रिपीटिशन तो अलाउड है ही, और इसके लिए 4 ऑप्शन है, तो 5 × 4 × 2 इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, ठीक है जी। हर टेलीफोन नंबर के अंदर में 7 डिजिट्स आएंगे, 11 का 7 डिजिट्स आएंगे हर एक टेलीफोन नंबर के। क्या बोली गई बात हो, हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर व्हिच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2 3 5 7। मतलब इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, मोटी बात ये बोला गया, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। और एक टेलीफोन नंबर में 7 डिजिट है, तो पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है, 4, अगली को 4 4 4 4 4 4, तो 4 की पावर 7। खत्म हो गया, क्योंकि कुछ ना लिखा हो तो रिपीटिशन अलाउड होती है। हम इस बारे में कल बात कर चुके हैं, क्लियर होगी बात ये। चलने आगे, ठीक है, ठीक, ये भी बात डन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए। अच्छा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट पहले बात कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पैसेंजर्स बी अकोमोडेटेड इन 3 रेलवे कैरेजेस। 4 पैसेंजर्स हैं, P1 P2 P3 P4, और रेलवे कैरेजेस C1 C2 C3, 3 कैरेजेस हैं, ईच कैरेज कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स। हर कैरेज में जितने मर्जी पैसेंजर्स भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके सोचने के 2 पहलू हैं, किसी का आंसर 3 की पावर 4 आ रहा होगा, तो किसी का आंसर 4 की पावर 3 भी आ रहा होगा। अब सवाल है इसमें से कौन सा सही है और क्यों सही है, इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ ना बात, ठीक कह रहा हूँ ना बात, 3 की पावर 4 या 4 की पावर 3, इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एनीवेज, तो पैसेंजर को कैरेज में जाना है, पहले पैसेंजर में कितने ऑप्शन, एक मिनट के लिए सोच करके देखते हैं ऐसे। पहले पैसेंजर पे कितने ऑप्शन है, 3। अगले पैसेंजर पे कितने ऑप्शन है, फिर से 3, क्योंकि किसी भी कैरेज के अंदर में जितने मर्जी पैसेंजर आ सकते हैं, तो 3 × 3 × 3 × 3,
यानी 3 की पावर, ये सोचने का एक तरीका है। क्लियर होगी बात हो? दूसरा तरीका को बच्चा कहता है नहीं सर, पहले कैरेज के पास कितने ऑप्शन, पहले कैरेज के पास, अब ट्रेन है, ट्रेन के पास ऑप्शन होगा कि बंदे के पास ऑप्शन होगा, तो उसकी बताओ। बंदे के पास ऑप्शन होगा। एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, उसके सामने 3 रेल के बोगीज है, उसकी मर्जी है कहाँ चढ़ेगा, ट्रेन की मर्जी तो नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? और एक और चीज, पहले कैरेज पे मैं कह दूं 4 ऑप्शन है मान, दूसरे कैरेज पे कितने ऑप्शन, यही गलत हो गई वो। दूसरे कैरेज पे मुझे क्या पता कितने ऑप्शन हो, वो इस बात पे निर्भर करेगा कैरेज 1 के अंदर में कितने लोग गए, तो बहुत सारे केस बन गए। कैरेज 1 में उसमें चारों चले गए, तो कैरेज 2 पे कोई ऑप्शन नहीं, ये वन ऑफ द केस है। और कैरेज 1 में मान लीजिए पता चला कि कैरेज 2 के अंदर में कोई 2 और बंदे चले गए, तो कैरेज 3 में कितने ऑप्शन, एक ही बचा। कैरेज 4 पे इस बात पे निर्भर करेगा, कैरेज 1 2 3, ऐसे 3 ही कैरेज, तो की बात नहीं कर रहे है ना, तो एक कंडीशनल होगी बात, तो इसीलिए वो तरीका गलत है। तो इसीलिए 3 की बात 4 इसका करेक्ट आंसर ये गलत हो। समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? अगला, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन्स बी अकोमोडेटेड, 4 पर्सन्स है, इसका पी पार्ट है टर्म, 4 पर्सन्स है, P1 P2 P3 P4, 4 पर्सन्स है, 3 डिफरेंट चेयर्स है, ईच पर्सन कैन ऑक्यूपाई ओनली वन चेयर, हर पर्सन केवल एक ही चेयर ऑक्यूपाई कर सकता है। तो पहली चेयर को भरने के कितने ऑप्शन, 4, अगली को 3, अगली को 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर इज 20। खत्म हो गया। उल्टा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कैसे उल्टा कैसे सोचेंगे, पहले पैसेंजर पे कितना ऑप्शन है, 4, फिर अगले पे कितना ऑप्शन है, पता नहीं, बैठा नहीं बैठा, एक पे बैठेगा जाएगा, तो गड़बड़ होगी ना बात। तो इसीलिए हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, वो तरीका गलत हो गया, ये तरीका जो बता रही है ठीक है। समझ आ गया सबको, क्लियर है? नो टेंशन बाकी, श्योर है? हाँ जी, 10th बताना है। 10th पे क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी मेड, 3 लेटर्स L1 L2 L3 इन 3 डिफरेंट मेल बॉक्सेस है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। अच्छा 5 लिख रहे हैं, 5 लेटर से 3 मेल बॉक्सेस हैं। इफ ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी मेल बॉक्स, इफ ईच लेटर कैन बी मेल्ड, कोई भी लेटर किसी भी मेल बॉक्स के अंदर में भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर दोबारा सवाल में, ये 3 की पावर 5 आंसर है कि 5 की पावर 3, ठीक है, सोचने की कोशिश करते हैं। पहले लेटर पे, पहले लेटर पे कितने ऑप्शन, 3, पहले लेटर पे कितने ऑप्शन, 3, किसी भी बॉक्स में जा सकते हैं। मान लो पहला लेटर B1 में चला गया, अब दूसरे लेटर पे कितने ऑप्शन है, फिर से 3 है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि B1 के अंदर में एक कोई लेटर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि B1 में और कोई लेटर नहीं आ सकता। तो हर एक पे 3 ऑप्शन, और हर एक को मेल बॉक्सेस में डालना है, तो 3 5 बार आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 5 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? कोई कंफ्यूजन टेंशन नहीं, पक्की बात है? 100% चेयर 3 है, बंदे 4 है, हाँ है जी, हाँ तो रुको ना, ये देखो, इफ ईच पर्सन कैन ऑक्यूपाई ओनली वन चेयर, तो हाँ तो ये खड़ा रहेगा ना, तुझे की टेंशन हो रही है? हाँ तो ठीक है, एक को भगा दिया, और तू खड़ा रहे, क्यों जीरो क्यों भाई, यार तो यार ऐसे नहीं है, ठीक है ना, मतलब जीरो थोड़े सारों को बिठाना है, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, कहाँ लिखा है, इनसेंसिबल लोग हैं यार ये क्वेश्चन, चाहिए शिष्टाचारिता दिखाई जाए ठीक है ना। अभी देखो, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अगर पहुंच गया वहां तक तो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है आगे, इस बात को मैं एक बात याद आ गई, ये क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग हैं पार्टी पे और नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताने हैं बर्थडे पार्टी, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताने होते हैं, अभी होगा नहीं क्वेश्चन लेकिन सुन लो, नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताने, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं सर
उसमें कुछ लोग ऐसे बचे जिनके हाथ ही नहीं, मतलब क्या करें, अब बताओ इसका क्या इलाज करो। फिर इस बात को छोड़ दो, फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर, दो बंदे खड़े हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया, राइट हैंड राइट के साथ, फिर राइट हैंड लेफ्ट के साथ, फिर लेफ्ट हैंड लेफ्ट के साथ, फिर लेफ्ट हैंड राइट के, अरे ऐसा कोई होता है? अरे दो बंदे मिले, हाथ मिलाना है, सेंसिबल तरीका कहता है राइट हैंड को राइट हैंड के साथ मिला लिया, बात खत्म, थोड़ा ये थोड़ा चल रहा है, ठीक। और फिर कुछ और कलाकार निकल के आता है क्लास में, वो भी बोलते हैं सर राइट हैंड नहीं है बंदे का, ठीक है। कुछ और कलाकार होते हैं वो कहते हैं कि सर नहीं, सर वो अपने आप से भी तो हाथ मिला सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? और ओके, यहाँ तक कोई टेंशन किसी को पूछ रहा हो? ठीक है, चलो विच क्वेश्चन में डूइंग, ये वाला मेल बॉक्स समझ आ गई बात नहीं? तीन की बार पांच, क्योंकि पांच की बार तीन के लिए होगा। मान लो पहले बॉक्स के पास कितने ऑप्शन? पांच। दूसरे बॉक्स के पास कितने ऑप्शन? गलत होगी बात, गलत होगी ना बात। पहले बॉक्स पे कितने ऑप्शन वो छोड़ेगा, उस हिसाब से डिपेंड करेगा सेकंड बॉक्स में कितना ऑप्शन बचेगा। तो कंडीशनल होगी बात, गलत हो गई बात। समझ आ गई बात सभी? पक्का 100% ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए तो ठीक है। चलिए, पढ़ेंगे कितना? ओके सर। अच्छा इसमें तो लॉगरिथम आ गया ना, इसलिए how many arrangements of the letters of the word logarithm begin with a vowel and end with a consonant? ठीक है, vowels कितने हैं? तीन। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? छह। तीन vowels है और छह कॉन्सोनेंट्स है, नौ अक्षर भर गए। तो पहले तो बता दो इसको भरने के कितने ऑप्शन? तीन। इसको भरने के छह ऑप्शन, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन वाला काम है सबसे पहले वो करेगी, फिर टेंशन फ्री वाला काम करेगी। ये दो भर गए, नौ, नाइन अक्षर थे, बच गए कितने और? सेवन। बच गए कितने और? सेवन। प्लेसेस कितनी बच गई? सेवन, क्योंकि नाइन अक्षर थे, नाइन प्लेसेस थी। ये कंज्यूम हो गई, ये कंज्यूम हो गई, दो कंज्यूम हो गई, सात बच गई। तो सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ। समझ गए मेरी बात? सात प्लेसेस, सात नंबर या सात अल्फाबेट, पहले तो इसको भरने के सात करेंगे, अगली को छह, अगली को पांच, चार, तीन, दो, एक, जिसको हम आर फैक्टोरियल यानी सेवन फैक्टोरियल भी बोल देते हैं। पांच चीजें पांच खाली जगह पर अरेंज करनी है, भाई फैक्टोरियल। समझ आ गई? पक्का क्लियर? नो कंफ्यूजन? बहुत बड़ी। अगली बात का 13 डन हो गया। 13 के बाद कौन सा भाई? 12 हो गया था। 12 के बाद क्या है? 17, नहीं 16, 17। 16 सुन लो। इन अ टेलीफोन नंबर, टेलीफोन सिस्टम, four different letters PRST and the four digits are used. Find the maximum number of telephone numbers the system. Number of telephone number the system can have each consists of a letter followed by a four-digit number in which the digits may be repeated. अब लेटर के बाद चार डिजिट्स आनी है, लेटर के बाद चार डिजिट आनी है। लेटर भरने के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? चार। और उसके बाद एक, दो, तीन, चार, यहां पर क्या आना है? नंबर आना, डिजिट आना। कितने डिजिट अवेलेबल है? चार। रिपीटिशन अलाउड है। इस पे इसको पता है कि चार तरीके, इसको भी चार, इसको भी चार, इसको भी चार। आंसर आ गया चार की पास पांच। क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आ गया? 100% क्लियर है? आगे बात करते हैं। 16 के बाद 17। 17 डाउट है क्या? 17 लिखा कहाँ है? हाँ है, पैलिंड्रोम लिखा है ना क्वेश्चन में। क्या होता है पैलिंड्रोम?
कोई भी अक्षर लिखा है उसको उल्टा कर दोगे तो वो सेम आ जाएगा, उसको पैलिंड्रोम बोला था। ठीक है, तो जैसे कि नून, NOON, इसका उल्टा कर दोगे तो दोबारा नून बनेगा, इसको पैलिंड्रोम बोला था। क्लियर होगी बात? अब 5 लेटर का पैलिंड्रोम बनाना है, 5 लेटर पैलिंड्रोम। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इस प्लेस को भरने के 26 तरीके, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो इसको भरने का तो एक ही तरीका। ये सब इसको भी भरने के 26 तरीके, जो यहाँ आएगा लेकिन वही यहाँ आएगा, यस और नो। और ये भी 26 तरीके, कोई चक्कर नहीं, तो 26 का क्यों बात है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। क्यों? ए, इसको उल्टा करोगे तो दोबारा ये आएगा। जरूरी नहीं है कि रिपीटिशन होना है या नहीं, दोनों चीजें अलाउड है। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गई? 100% नहीं हो तो बहुत बढ़िया। अगला 18 यार, इसको शर्म कर ली। 18th क्वेश्चन, वेज इन विच 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ अ रेनबो। एक काम करेंगे, डाउट पूछ रहा मैं बता ही जा रहा था, ठीक है। 18 सुन लो, 7 different colors in a rainbow be arranged if green is always in the middle। 1 2 3 4 5 6 7, रेनबो में 7 रंग होते हैं। ग्रीन कलर कहाँ आना चाहिए? मिड में, यानी यहाँ पर मिड में आ जाना चाहिए। यहाँ तो ग्रीन को भरने का एक ही तरीका। उसके अलावा कितने और कलर बच गए? 6 प्लेसेस कितनी बच गई? 6। 6 चीजों को 6 जगह पर रखना है, कितने तरीके? 6 फैक्टोरियल। खत्म हो गई बात, अभी भी बात करके आता हूँ। 6 चीजों को 6 जगह पर रखना है, अलग अलग चीजों को, तो 6 फैक्टोरियल तरीके। क्योंकि पहले में इसके लिए 6 ऑप्शन थे, 5 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया सभी को? 6 फैक्टोरियल। चलो जी, डन हो गई बात, आगे बात करते हैं। 19 क्वेश्चन बताना है? हाँ जी, बताना है। Two cards are drawn, one at a time and without replacement. One at a time and without replacement from a pack of 52 cards. देखो, ये 52 कार्ड्स रखे। मान लो मैंने एक पत्ता उठाया, उस पे क्या लिखा है देखा, जेब में रख लिया, इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर एक पत्ता उठाया, उस पे क्या आया देखा, और वापसी पैक ऑफ 52 कार्ड्स में रख दिया, इसे कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। ये बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Without replacement, determine the number of ways in which two cards can be drawn in a definite order। तो पहली बार में उठाने के कितने ऑप्शन है? 52। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, अगली बार कितने पत्ते बच गए? 51। तो कितने ऑप्शन हुए? 51। तो 52 इंटू 51 इज योर आंसर। समझ आ गई बात? 52 मल्टीप्लाइड बाय 51 इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट कंफ्यूजन दोबारा पूछो, आगे समझ? 100% क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 20 बताना है, बताना है। नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed using all the letters of the word Akshi। If each word begins with a vowel or terminates in a vowel। अब vowel कौन है? vowel कितने हैं? 2। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3। ठीक होगी बात? 5 अक्षर है ना? क्लियर है बात? अब क्वेश्चन ने कहा each word begins with a vowel or terminates in a vowel। begins with a vowel and terminates in a vowel नहीं कहा, और कहा। ठीक है ना? तो एक काम करते, इस क्वेश्चन में सेट थ्योरी घुसा देते। सेट थ्योरी का वेन डायग्राम, सेट थ्योरी का वेन डायग्राम। E1 एक इवेंट मान लिया, E2 एक इवेंट मान लिया। E1 इवेंट है each word begins with a vowel, begins with a vowel, begins with a vowel। और E2 इवेंट है ends with a consonant। समझ आइएगा?
E1 है इवेंट एक जब वॉवल के साथ शुरुआत होती है। E2 है जब एंडिंग कॉन्सोनेंट से होती है, क्योंकि संभावनाएं क्या क्या है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वॉवल से शुरुआत है, एंडिंग वोवल से भी हो सकती है, एंडिंग कॉन्सोनेंट से भी हो सकती है ना? कोई भी पॉसिबिलिटी, दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती है। दोनों दोनों में से एक ही इधर वाली हो रही है, इधर वाली नहीं हो रही है, इधर वाली हो रही है, इधर वाली नहीं हो रही है, कोई भी पॉसिबिलिटी सिस्टम। अब क्वेश्चन ने कहा कि आपको ये रिक्वायरमेंट, यस सर बोलो, ईच वर्ड बिगिंस विद अ वोवल और एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट। और वाली बात चाहिए ना तुम्हें, और वाली बात चाहिए, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक होगी बात, हाँ समझ गए। each word begins with a vowel or terminates with the consonant, terminates, अच्छा vowel है, terminates in vowel, that is termination in vowel, starting with a vowel or ending with a vowel। एक इवेंट मान लिया वोवल से शुरुआत है, दूसरा इवेंट मान लिया वोवल से एंडिंग। क्लियर हो गया? तो अपने को दोनों का यूनियन चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। ये बात समझ में आ रही? तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू E1 के तरीके प्लस E2 का तरीके माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 का तरीका। यही होता है ना वेन डायग्राम। बोलो, E1 और E2 का इंटरसेक्शन, एंड मतलब शुरुआत वोवल से हो रही है और एंड भी वोवल से हो रही है, और की बात हो रही है, तो ये तो एंड वाली बात तो नहीं चाहिए। पक्की बात, क्लियर है, 100% समझ आया? ठीक है, अब शुरुआत करते हैं बिगिंस विद द वोवल की। बिगिंस विद द वोवल, अब 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड। ठीक है ना, बिगिंस विद द वोवल, वोवल कितने हैं, दो, इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, दो, पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, दो, अब बच गए कितने खाली प्लेसेस, चार, अक्षर कितने बच गए, चार, इस प्लेस को भरने के चार तरीके, तीन तरीके, दो तरीके, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12, 48 आ गए। यहां तक समझ में आ गई क्या? बिगिंस विद अ वोवल, कितने अक्षर होंगे, 48। फिर दूसरा केस, एंडिंग विद अ वोवल, एंडिंग विद अ वोवल का भी आंसर वही होगा जो ऊपर वाले का है, 1 2 3 4 5, यानी इस प्लेस को भरने के दो तरीके हो गए, और फिर इसको 4 3 2 1, तो ये भी 48 तरीकों, हाँ के ना, नहीं समझ आएगा कि शुरुआत है वोवल से 48 तरीके, एंडिंग है वोवल से 48 तरीकों, माइनस क्या करना है, शुरुआत एज वेल एज एंडिंग दोनों वोवल से, तो E1 इंटरसेक्शन E2 सब्ट्रैक्ट करना, E1 इंटरसेक्शन E2 की बात कर लो, वो क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5, है ना, वो क्या कह रहा है कि यहां भी वोवल आना चाहिए, वहां भी वोवल आना चाहिए, इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है, दो, इसको कितने ऑप्शन है, एक है ही, दो वोवल, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो दो ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। बच गए कितने और नंबर, तीन, इसको भरने के कितने ऑप्शन, तीन दो एक, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12, ये 12 तरीके हो गए, आंसर आ गया 48 + 48 96, 96 माइनस का 12 इज इक्वल टू 84, 96 माइनस का 12 इज इक्वल टू 84। दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन यूजिंग वेन डायग्राम। ये थ्योरी समझ आ गई ना, पक्का क्लियर हो जाए। लिख लो इसे, बढ़िया क्वेश्चन था कि लिखा है, बढ़िया तरीके से बताया है, लिख लो इसको।
समझ आ गया? ये गाड़ी पक्का नहीं है, झूठ तो नहीं बोल। चलो आगे, समझ आ गया ना यहाँ तक? ओके, इधर भी वोवल आना चाहिए और एंडिंग में भी वोवल आना चाहिए। कितने वोवल है? दो। तो इसको भरने के, पहली पेज को भरने के कितने ऑप्शन? दो। बचा कितना वोवल? एक। वो कहाँ आएगा? आखिरी में आएगा। वैसा वैसा भरसा कर लोगे, यहाँ टू यहाँ वन आ जाएगा। फाइनली तो मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच गए कितने और प्लेसेस? तीन। अक्षर कितने बचे कॉन्सोनेंट? तीन। इसको भरने के तीन, दो, एक तरीके सबको कर दो मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा 12। डन होगी बात? पक्का क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरसी के बाद अगला क्वेश्चन 21 बताना है। नहीं 21 नहीं था। 21 सुन लो। A letter log consists of three rings, each marked with 10 different letters. ठीक है? Find the number of ways in which it is possible to make an unsuccessful attempt to open the log. Unsuccessful attempt. अरे सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो एक भी होगा, ये तो कंफर्म है। टोटल तरीकों में से सक्सेसफुल अटेम्प्ट माइनस कर दूंगा तो वो अनसक्सेसफुल आ जाएंगे। टोटल तरीके कितने हो गए? 10 × 10 × 10। 1000 माइनस का 1 इज ट्रिपल 9। समझ आ गई बात? 10 × 10 × 10 ही होगा ना? अरे 10 लेटर्स है, तुम 10 ट्राई करोगे ना पहली प्लेस पे, हर प्लेस पर 10 10 10। क्लियर हो? एक ही तो तरीका होता है खुलने का चाबी, और तो कोई तरीका नहीं है। चलिए 20 सेकंड की बात कर लो। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विद ऑड डिजिट्स, यानी 1 3 5 7 9। 10 डिजिट नंबर्स बनाने के odd digits so that no two consecutive digits are same। 10 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिजिट का नंबर बनाना है। नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, और ऑड डिजिट का इस्तेमाल करना है। देखो समझ आ रहा है? इस प्लेस को भरने के 5 ऑप्शन है, इसको भरने के कितने ऑप्शन है? जो पहले आ गया वो आगे नहीं आएगा, 4 ऑप्शन है। और इसको भरने के फिर से 4। क्यों? जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आए। समझ आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कोई दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं है। तो सभी के 4 4 4 4 तरीके आ जाएंगे। तो 5 × 4 की पावर 9। समझ में आया कि नहीं आया? पहली प्लेस को भरने के 5 तरीके। जो पहली प्लेस पर आया वो अगली पे नहीं आएगा, तो 4 तरीके बच गए। और जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता। अक्षर है 5, जो यहाँ है वो नहीं आ सकता, तो बचेगी तो 4। हर जगह पर सेम कहानी, 4 4 4 4 4 4 4। मल्टीप्लाई करोगे तभी बनेगा आंसर। क्लियर होगी तो? पक्का समझ आ गई? हो गया क्लियर है वाला? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? शानदार। ठीक है। 23rd, it is required to seat 5 men and 4 women so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो 9 प्लेसेस पर भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? ये अब वुमेन ऑक्यूपाई द गिवन प्लेसेस, सेकंड 4 6 8, इन प्लेसेस को भरना है। वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वुमेन है कितने? 4, 5 men एंड 4 women। और इवन प्लेसेस कितनी है? 4।
तो पहली प्लेस पर भरने के कितने ऑप्शन? 4, अगली पे 3, अगली पे 2, अगली पे 1, और बंदे कितने हैं? 5। सीट पोजीशंस कितनी अवेलेबल है? 5। 5 फैक्टोरियल, 5 इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट्स योर फाइनल आंसर। आगे बात समझ, पक्का क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? पक्की बात वाला ओके? हाँ बेटा, कोई इश्यू नहीं आता? ऑल ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है इसको? हाँ बताना। इफ नो टू बुक्स आर अलाइक, कोई भी दो किताबें एक जैसी नहीं है, इन हाउ मेनी वेज? दो रेड है, 3 ग्रीन है, 4 ब्लू है, कैन बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम कलर आर टुगेदर। जो दो रेड बुक्स है वो दोनों भी एक जैसी नहीं है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है ऐसे मान, ठीक है ना? ये कह रहा है इस रंग की किताबें अपने साथ रहें, ये अपने साथ रहें, ये इकट्ठी रहें, मतलब यही कह रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ये इकट्ठी रहें तो क्या करा जाएगा बोलो जरा? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग मेथड। हमने क्या करा, रेड की दोनों उसमें रस्सी से बांध दिया, इनको अपने आप में रस्सी से, इनको अपने आप में रस्सी से बांध दिया इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, ये दो मिलकर के एक, वो एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, है ना? ये एक पैकेट हो गया, ये एक पैकेट हो गया, ये एक पैकेट हो गया, ऐसे समझ। 3 पैकेट्स हो गए टोटल। 3 पैकेट को आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके। 3 पैकेट को आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके। अरेंज का मतलब समझ में आती है ना बात? इधर का इधर, इधर का इधर करना, बैठने का ऑर्डर, रखने का ऑर्डर। समझ में आ गई बात? नहीं आई बात समझ? किसे नहीं आई समझ में बात? 3 चीजें हैं, पहली प्लेन, 3 चीजें, 3 पैकेट्स 3 जगह पर रखने, पहली प्लेस को रखने के लिए 3 से 3 ऑप्शन, अगली पे 2, अगली पे 1, तो 3 into 2 into 1 is 3 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? अब जो पहला पैकेट है उसमें 2 रेड बुक्स हैं, वो आपस में अरेंज हो जाएंगी, ये 3 आपस में अरेंज हो जाएंगी, ये 4 आपस में अरेंज हो जाएंगी, फाइनल आपका आंसर। आपस में तो अरेंज हो सकती है ना, ऊपर वॉल्यूम 1 नीचे वॉल्यूम 2, या वाइस वर्सा, तो 2 तरीके हो गई, तो वो 2 फैक्टोरियल के। क्लियर हुई बात? बात समझ में आ गई बात? हाँ बेटा। हाँ जी सर। हमने उनको ऐसे ऐसे रख दिया तो एक तरीका, उल्टा फिर दिया तो दूसरा। दोबारा बोलो। ऐसे रख दिया तो एक तरीका, ऐसे रख दिया तो दूसरा। वो ऐसे नहीं यार, ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ये एक तरीका है, ठीक है ना? ऐसे ये एक तरीका है। अब इसको ऐसे कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना दूसरा तरीका है। अब छोड़ छोड़, बाबा रुक कर क्या, चल, तुम दोनों बैठ के, ये बैठने का एक तरीका है, तू इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये बैठने का अलग तरीका है या नहीं, बता मुझे बस। वैसे अब ये नहीं सर नहीं, अब आप ऐसे देख रहे हो, आप उल्टा देख लेना, हम उल्टे हो जाते हैं, आप भी उल्टा देख लेना, तो एक तरीका नहीं नजर आया, नहीं है ना? क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है बात यार? आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है?
how many natural numbers are there with the property so that they can be expressed as the sum of the cubes of two natural numbers in two different ways. ठीक है, मतलब a cube plus b cube is equal to some natural number आ जाएगा, ये क्या, ये एक स्पेशल नंबर है जिसको कहा जाता है रामानुजन नंबर। सुना इसके बारे में? रामानुजन नंबर जानते हैं? 1729, this is a number which is रामानुजन नंबर। इसकी एक स्पेशलिटी है, पढ़ा है इसके बारे में? पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या बच्चे हो यार तुम यार, गलत बात है। किताबें मतलब रामानुजन के बारे में नहीं जानते? तो जानता हूँ कौन नाम जानते? क्या केमिस्ट्री की फैकल्टी रामानुजन है? रामानुजन बहुत बड़ी चीज है, एक बार जाके सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगी। ये नंबर की खासियत पता क्या है? व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड एज रामानुजन नंबर? he was very ill, रामानुजन की जो कहानी है, he was very ill and lying on the bed of the hospital. So one of his friends came to see him to know how he is. तो उस रूम में जिसमें रामानुजन साहब थे, वहां पे खिड़की थी, उस खिड़की से उन्हें नजर आया उसका दोस्त आ रहा है, उसकी गाड़ी का नंबर 1729 था, ये जो लिखा है। दोस्त ने पूछा क्या हाल चाल है, उन्होंने हालचाल नहीं बताया, उन्होंने 1729 बड़ा एक स्पेशल नंबर है ये बताया। वो स्पेशलिटी क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड which can be expressed as something का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब। दो अलग अलग नंबर का क्यूब्स, यानी ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जो ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू सम नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऐसे और कितने नंबर हो सकते हैं? आंसर इज इनफाइनाइट। कैसे? हमने क्या करा, 1729 into n cube is equals to 12 cube into n cube plus 1 cube into n cube, दोनों तरफ n cube से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार n को 1 ले लिया, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, पता नहीं क्या क्या लेते चले जाओगे, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ऐसे कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। समझ आ गई? पक्का क्लियर है? नो टेंशन कंफ्यूजन, लिख लो। इसकी बताएगी। जी बोलिए, इसमें भी डाउट है? रामानुजन वाले में? हाँ बोलो ना। आप नहीं समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा? स्मॉलेस्ट क्यूब नहीं कहा मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सम नेचुरल नंबर, है ना, which can be expressed as the cube of the, अच्छा मैंने शायद अधूरी बात, यहाँ तो सही है, इज इक्वल टू 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब मिलते, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जो a क्यूब प्लस बी क्यूब के अलावा c क्यूब प्लस d क्यूब भी लिखा है। ये मैं कहना चाहता, शायद मैं गलती से पूरी बात नहीं बोल, वो तो हो ही जाएगा, और तो अगर वही आधी अधूरी बात को लेंगे तो वो तो कोई भी मर्जी ले लो आप, ठीक है ना। दिस इज द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्यूब्स का एडिशन इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, अभी समझ में आ गया? अभी तो ओके।
क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन? डन। चलो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो टॉपिक का नाम, रैंक ऑफ अ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, रैंक निकाल रहे हैं। रैंक का मतलब क्या, कैसे समझो पहले, अच्छे समझिएगा इस बात। आप सभी ने डिक्शनरी तो देखी होगी, है ना? डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग आप ढूंढ रहे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। पहले ए वाले सारे अक्षर, फिर बी वाले सारे अक्षर, अब टिल जेड वाले सारे अक्षर। और ए के अंदर में भी अगर अक्षर देखोगे तो पहले ए वाले आएंगे, जो भी मीनिंगफुल है वहां, ठीक है ना? फिर ए बी वाले आएंगे, फिर ए सी वाले आएंगे। और सेकंड प्लेस के अलावा अगर थर्ड प्लेस पर भी कोई नंबर ट्रिपल ए वाला आ रहा होगा, पहले वो आएगा। मतलब हर प्लेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भरी जाती है, चाहे वो 2 डिजिट का मतलब 2 अक्षर हो, उसमें 2 अल्फाबेट्स हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, और किसी भी अल्फाबेट से शुरुआत। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं, भाई जो भी तुम्हारे पास डिक्शनरी है उसके अंदर में कोई भी एक शब्द, मान लिया लेट अस से मैंगो, है ना? मैंगो इज लेट अस से वन ऑफ द वर्ड। ये बताना है आपने। अगर काउंटिंग लिखते जाए मैंगो से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं, मैंगो का नंबर क्या होगा, सीरियल नंबर क्या होगा? आप नहीं बता सकते ऐसे, नहीं बता सकते। क्लियर है बात ये? लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसके थ्रू हम बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? अब हम एक अलग तरीके की डिक्शनरी बना रहे हैं। क्या डिक्शनरी बना रहे हैं? अब जो डिक्शनरी जनरली होती है उसमें तो वही वाले वर्ड्स होते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, जो मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन हमारी जो डिक्शनरी है वो ऐसी है जिसमें सारे तरीके के वर्ड्स आएंगे, चाहे वो मीनिंगफुल है चाहे वो मीनिंगलेस है। ठीक है ना? अब हमारी मर्जी है, हम ए बी सी डी ई एफ लेटर से 5 अल्फाबेट्स लेंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक डिक्शनरी बना रहे हैं। मेरी मर्जी है मैं 10 शब्दों का इस्तेमाल करके बनाऊं, मेरी मर्जी है मैं 15 का इस्तेमाल करके बनाऊं। लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी अल्फाबेट्स अपन यूज कर रहे हैं अभी, उनमें से कोई रिपीटिशन नहीं, वो सारे अलग अलग होने चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन। हाँ, जब रिपीटिशन हो जाएगी तब भी आंसर निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं कर पाएंगे। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला पड़ा। अभी तो परम्यूटेशन क्या और कॉम्बिनेशन क्या वही नहीं सीखा हमने। मेरी बात समझ आ रही है? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब जैसे लिखो, द वर्ड इज टफ, टी ओ यू जी एच। ये एक मैंने वर्ड ले ली, इसमें अल्फाबेट आ रहे 1 2 3 4 5। इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी किसी भी प्लेस पर आए, मैं डिक्शनरी बना रहा हूं। उस डिक्शनरी में मैं कह रहा हूं कि रैंक ऑफ टफ क्या होगा। रैंक का मतलब उसका सीरियल नंबर क्या होगा। मान लीजिए वो उससे पहले 40 अक्षर आ रहे हैं, तो उसकी पोजीशन 41 हुई, उसका सीरियल नंबर 41 हुआ, उसको ही रैंक कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? इसका अपने को रैंक पता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गई बात? अब ये जो डिक्शनरी है, ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर में
1 2 3 4 5, पहली प्लेस को भरने के 5 ऑप्शन, अगली को 4 ऑप्शन, अगली को 3 ऑप्शन, अगली को 2 ऑप्शन, अगली का 1 ऑप्शन, यही बचे। यानी ये बनेगा 5 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी 120 इसमें वर्ड्स बनेंगे उस डिक्शनरी में। ये बात समझ में आ रही है? 120 वर्ड्स बनेंगे, वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस डिक्शनरी के अंदर में टफ का क्या रैंक, क्या क्या पोजीशन है, ये आपको बता। दैट्स द क्वेश्चन। इज इट अंडरस्टूड? कोई टेंशन बाजी, कोई कंफ्यूजन बाजी? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? जी, फिर क्या आएगा एच, फिर क्या आएगा ओ, फिर टी, फिर यू, गो टू। ठीक है मैम, ये आ गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गो टू। ठीक है ना? अब इसका कोई मतलब है या नहीं है, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो डिक्शनरी है उसका सबसे पहला वर्ड ही है। ठीक है, बात क्लियर होगी? बात इसमें कोई कंफ्यूजन टेंशन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा, अब डिक्शनरी के अंदर में क्योंकि जी सबसे पहला अक्षर आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, तो जी से ही डिक्शनरी शुरू होगी, तो जी वाले सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे। तो एक काम करो, जी यहां लिख दिया, 1 2 3 4, 5 अक्षर आने हैं। जी पहली प्लेस पर आ गया है, बच गए 4 अक्षर। इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, यानी ये क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आई? आया ना? जी से शुरुआत होने वाले 4 फैक्टोरियल यानी 24 शब्द होंगे। 24 शब्द होंगे जिनकी शुरुआत जी से आएगी। समझ में आई बात के नहीं? फिर जी वाले सारे अक्षर खत्म हो गए। अब किसकी बात करें? एच, 1 2 3 4, फिर से 4 फैक्टोरियल यानी 24, फिर ओ वाले 1 2 3 4, फिर से 4 फैक्टोरियल यानी 24। बोलो सही है? जी एच और ओ वाले अक्षर खत्म हो गए। अब टी वाले अक्षर की बात करेंगे, पर टब बनना शुरू हो गया, टब तो टी से ही शुरुआत होगा। अब रुक जाओ, अब टी के बाद सेकंड प्लेस पर 1 2 3 4, अब यहाँ पर कौन आएगा सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? जी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन आएगा? जी। ये जी आ गया, क्या टब बन रहा है? नहीं बन रहा। तो टी जी से शुरुआत होने वाले सारे अक्षर को खत्म कर देते हैं। इस प्लेस को भरने के 3 ऑप्शन, इसको 2 ऑप्शन, इसको 1 ऑप्शन, यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6 आ गए। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए भाई, क्लियर है बात यहाँ तक? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो टी जी। अब टी, टी जी वाले सारे अक्षर खत्म हो गए। अब टी के बाद क्या आना चाहिए? एच। क्या टब बन रहा है? नहीं बन रहा। फिर से 3 2 1, फिर से 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके हो गए। हाँ यार, डन होगी बात होगी। फिर टी एच वाली बात खत्म हो गई। फिर टी के बाद क्या आएगा? ओ। क्या टब बन रहा है? हाँ बन रहा है, रुक जाओ। टी ओ वाले सारे अक्षर नहीं लेते, 1 2 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी ओ के बाद क्या आएगा? जी आएगा। जी आ गया। क्या टब बन रहा है? नहीं बन रहा। कितने अक्षर बच गए? 2। इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने का एक तरीका, 2 फैक्टोरियल यानी 2। ये बात क्लियर हो गई? फिर टी आ गया, ओ आ गया, अब जी की बजाय क्या आएगा? एच आएगा। क्या टब बन रहा है? नहीं बन रहा। फिर से 2 1 यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 तरीके। यहां तक बात क्लियर होगी? आया ना? पक्का समझ आ रहा है? फिर टी ओ एच की बजाय क्या आएगा? यू, क्योंकि टी आ गया, ओ टी आ गया, ओ आ गया, एच की बात नहीं हो रही, जी की बात नहीं हो रही, बचा यू, क्योंकि टी या ओ में से दोबारा तो कोई आएगा नहीं, वो तो एक ही बार यूज होगा। क्या आएगा? यू। टी ओ यू आ गया। यू के बाद क्या आएगा? जी आएगा या एच आएगा? जी आएगा। और फिर क्या आएगा? एच। क्या टब बन गया? हाँ टब बन गया। टब बन गया, यहां तक बात करोगे, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर होगी बात? 24 × 3 72, और ये 12 हो गया, और ये 4 हो गया, तो कितना? 84 88 89 पोजीशन है, यानी इसका रैंक 89 है। टफ का रैंक इज 89, इससे पहले 88 अक्षर है। समझ में आई बात?
समझ में आई नहीं है बात सभी को? पक्के से क्लियर है? दिया समझ में आ गई बात? हमारे समझ आ गई बात? क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन। अंडरस्टूड है बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। चलिए तो अब शुरू कर रहे हैं देखो चैप्टर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। पहले देखो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है, अब देखो आज मैंने इतना काम आपको करा दिया, मैं इसका होमवर्क दे सकता हूँ। पहले पीएमसी की बात करने की पहले हमने असाइनमेंट तो डिस्कशन कर ली।
आप फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड भी काफी हद तक कर सकते, है ना, कंप्लीटली कर सको। फर्स्ट में तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है, जो ऑलरेडी हम जिसके ऊपर 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। सेकंड में एनपीआर, ये सब आसान आसान सी चीजें हैं। एनपीआर का क्या मतलब है, देख तुम आज बता पाया तो ठीक है, वरना तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो डू इट, फर्स्ट फ्रॉम होम वन के, ठीक है ना। चलिए, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, देखो जरा, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। नीचे को लाइन, here the order of occurrence, here the order of occurrence of the events is not important. Order of occurrence of the events is not important. क्या मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, मैंने कहा सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है ना, केवल सेलेक्ट करना चीजों को। अब मान लीजिए और मैंने लिखाया है ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि किस ऑर्डर में चीजें हो रही। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे सामने 3 बंदे खड़े, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, ये ले लो। हमने कहा मुझे तीनों बंदे सेलेक्ट करने हैं किसी एक इवेंट के लिए। सेलेक्ट करने के 3 लोगों को, 3 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, एक ही तरीका, और तो कोई तरीका नहीं। 3 लोगों में से तीनों को सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा ना, दो तो नहीं होंगे, है ना। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, पहले मैं राम को सेलेक्ट कर रहा हूं, फिर श्याम को कर रहा हूं, फिर घनश्याम, एक केस, या पहले घनश्याम को फिर राम को फिर श्याम को, डज इट मैटर। यानी किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं, किस ऑर्डर में सिलेक्शन हो रहा है, मैटर नहीं करता। तो मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। समझ में आएगा, पक्का क्लियर है, पक्का समझ में लगी। अब मान लीजिए मैं एक केस और लेता हूं, क्वेश्चन लिखा मैंने, आउट ऑफ 3 पीपल 2 आर टू बी सेलेक्टेड, 2 को सेलेक्ट करना है, कितने मीन्स, 2 सेलेक्ट करने कितने तरीकों। तो इन 3 में से 2 अपने को सेलेक्ट करने हैं। मैं गिनती गिनने की बात करूं, या तो राम और श्याम को सेलेक्ट कर रहा हूं, या श्याम और घनश्याम को सेलेक्ट कर रहा हूं, या राम और घनश्याम को सेलेक्ट कर रहा हूं। यानी सीधी सीधी बात, 3 तरीके होंगे, समझ में आ रहा है। गिनती गिनने की बात करूं तो क्लियर होगी बात, इसमें कोई टेंशन बाजी को, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। सिंपल गिनती गिनी हमने और कुछ नहीं करा इसके अंदर, ये सिंपल काउंटिंग। और एक केस हम अभी तक हमने कर लिया था, तीनों में से तीनों को सेलेक्ट करना है, उसका एक ही तरीका। और तीनों में से एक को करना है सेलेक्ट, या तो राम को करेंगे, या श्याम को करेंगे, या घनश्याम को करेंगे, तो उसके 3 तरीके। 3 में से 4 लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, सही है। अब मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, ए बी सी डी, 4 लोग अवेलेबल है, 2 आर टू बी सेलेक्टेड, 2 आर टू बी सेलेक्टेड। तो गिनती गिनने में तो टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा, यस सर। सिंपल गिनती, नो डाउट गिनती गिन सकते हैं, ए बी करें, ए सी करें, लिख दो, ए बी सेलेक्ट किया, या ए सी सेलेक्ट किया, या ए डी सेलेक्ट किया, या बी सी किया, या बी डी किया, या सी डी किया। ये तो बिल्कुल करेक्ट है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसकी, और तो कोई तरीका नहीं होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता पहले मैं ए बी करना है मुझे, सिर्फ पहले मैं बी को करूं फिर ए को करूं, या ए को करूं फिर बी को करूं, डजंट मैटर, सही। लेकिन सोच के देखिए, ये तो 4 लोगों में से 2 लोग सेलेक्ट करने थे, 40 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हो तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा बहुत ज्यादा, कितने कितने का, तो 40 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना, गलती होने के भी चांसेस बहुत सारे रहेंगे। इसी के लिए, इसी का लॉजिक है एक अनदर ऑपरेटर जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो,
जिसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्चुअली बाइनोमियल कोएफिशिएंट का दूसरा नाम कॉम्बिनेटोरियल होता है, कॉम्बिनेटोरियल बोलते हैं एनसीआर। अब लिखो जरा नीचे एनसीआर का मीनिंग। एनसीआर का मतलब क्या है, लिखो जरा मीनिंग ऑफ एनसीआर। यानी एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये मतलब होता है। या फिर इसको सी एन कोमा आर भी लिख सकते हैं, है ना। एन सी आर का मतलब ये है, ये तो फॉर्मूला होगा एन सी आर का, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। आर कोई एक होल नंबर होगा और आर जो है एन लेस देन और इक्वल टू एन होगा और एन एक नेचुरल नंबर होगा। ये हमने बातें की हुई है, क्लियर है। लिखो एनसीआर ऑर्डर का मतलब है सिलेक्शन ऑफ, एनसीआर का मीनिंग सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स, selection of are distinct things out of n distinct things. Selection of are distinct things out of n distinct things equal to NCR। ये मतलब होता है NCR ऑपरेटर। कायदे से NCR भी अपने आप में एक लॉजिक है, वो तो NCR आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो मैंने NCR की वैल्यू ये पता है अपने को, वो निकल के कैसे आता है वो भी बताया जा सकता है, लेकिन प्रूफ काम नहीं आएगा आपके, आपके डायरेक्टली रिजल्ट और एप्लीकेशन काम आएगा। एनसीआर का मतलब है ये एप्लीकेबल तभी होता है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दो पड़ाव हैं। पहला पड़ाव जब सारी चीजें अलग अलग हो, जिनमें हम सिलेक्शन की या अरेंजमेंट की बातें कर रहे हैं, अभी हम वो वाला पड़ाव पढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव आता है जब कुछ चीजें एक जैसी, कुछ चीजें एक जैसी, कुछ चीजें अलग अलग, यानी सम आर अलाइक सम आर डिफरेंट। वो बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे, अभी केवल बात कर रहे हैं सारी डिस्टिंक्ट है। क्लियर होगी बात है, पक्का। एन अलग अलग चीजों में से आर अलग अलग चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके इज एनसीआर ऑपरेटर। वो बात यहां कैसे लागू होगी, तीन में से दो लोगों को सेलेक्ट करना, तो आप सीधा लिखो 3C2। 3C2 का आंसर आया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज एक्चुअली 3। ध्यान से देखो, गिनती गिनने पर भी तीन तरीका आता है और ये भी तीन तरीका आता है। गिनती गिनने 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 के तरीके को रिफाइन कर दिया और उस रिफाइन प्रोसेस को एनसीआर ऑपरेटर बोला जा रहा है। मेरी बात समझ में आई है। इसीलिए मैंने बायोलॉजी चैप्टर में भी आपको बोला था एनसीआर की वैल्यू गारंटी नेचुरल नंबर आएगी। बताइए कि नहीं बताइए। एक्चुअली एनसीआर एक कॉम्बिनेटोरियल होता है, सिलेक्शन होता है। 10 चीजों में से दो चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके 10C2, 20 चीजों में से चार चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके 20C4। कभी सिलेक्शन के नंबर ऑफ तरीके 5.2 तो नहीं आएंगे, 6.7 तो नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, पक्का। अब मैं आपसे जितने मर्जी पूछ लूं, बताइए 500 लोगों में से 100 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 500 खत्म बात, चुटकी में आंसर आ रहा है। वो अलग बात है इसको सॉल्व करने में, सॉल्व करना है या नहीं सॉल्व करना है वो ऑप्शंस पे निर्भर करता है। करना है तो वो सॉल्वेबल डाटा देगा, देखो अनसॉल्वेबल नहीं देगा बहुत ज्यादा, या बहुत कैलकुलेटिव नहीं देने के चांसेस है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ गई, कोई टेंशन कोई कंफ्यूजन इसमें, पक्का 100% क्लियर हो गई बात। ठीक है, एनसीआर ऑपरेटर का मतलब समझ, ठीक है। अब लिख लो परम्यूटेशन का मतलब, ऐसे वो खत्म नहीं हो पाएगी बात अभी, फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। परम्यूटेशन, उसे लिखो परम्यूटेशन। It means arrangement. It means arrangement in a definite order. It means arrangement in a definite order of the things. Arrangement in a definite order
of the things which may be alike or different, which may be alike or different, taken some or all at a time, which may be alike or different, taken some or all at a time, taken some or all at a time. नीचे लिखे, here the order of the occurrence, here the order of the occurrence of the events is important. Order of occurrence of the events is important. मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किस परम्यूटेशन में एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, पहले सिलेक्शन करना फिर अरेंजमेंट करना, ठीक है ना? पहले सिलेक्शन करना फिर अरेंजमेंट करना। ये वैसी बात, मैं एक सिंपल सी कहानी लेता हूँ फिर दोबारा। मान लीजिए रामश्याम घनश्याम तीन बंदे ये खड़े हुए, तीन चेयर, उनको बैठाने के कितने तरीके, बैठाने के कितने तरीके का मतलब कितने ऑर्डर में है ना इसे बैठाने के तरीके। मान लीजिए मैंने ऐसे बैठाया तो यहाँ इस बात से फर्क आएगा तेरे राइट में कौन है तेरे लेफ्ट में कौन है। और मान लो मैंने आगे पीछे करके बिठाया, मेरे आगे कौन मेरे पीछे कौन, मेरे पीछे कौन, ऐसे ये फर्क पड़ेगा इस बात से, ठीक है ना? लेकिन बैठने का तो ऑर्डर है वो। मान लो ये तीन बंदे हैं, तीनों को बिठाना है, नंबर ऑफ बैठाने के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो गिनती गिनने की बात करूंगा, RSG एक तरीका, RGS दूसरा तरीका, GSR तीसरा तरीका, GRS चौथा तरीका, और क्या तरीका होगा? SGR और SRG। ध्यान से देखो, समझ में आ रही है? ठीक है, ये ना राइट लेफ्ट मान लो तो, या आगे पीछे मान लो, एक ही बात है। तो ये 6 तरीके नजर आ रहे हैं अपने को, क्या और भी कोई तरीका नजर आ रहा है? अगर मैं काउंटिंग की तरीके से बात करूं तो, है ना, ये नजर आ रहा है, समझ में आती है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर, ठीक है? अब ये तो तीन थे, तीन बच्चे थे, तीनों को एक चेयर पे बिठाना था, तो 3 फैक्टोरियल तरीका बोल दिया हमने अभी तक, थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था। 5 चीजों को 5 जगह पर रखना है, 5 फैक्टोरियल तरीके। तो रखने का ऑर्डर ही तो है वो, है ना? कौन किस ऑर्डर में बिठाया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर कर रहा है यहाँ पर, किस ऑर्डर में। मान लीजिए मैंने कहा राम श्याम घनश्याम ये बैठे, ये 3 चेयर बैठी, पहली चेयर को फिल करना है, फिर दूसरी को। तो पहले मैंने राम को सेलेक्ट किया, पहली चेयर पे रख दिया, फिर मैंने श्याम को सेलेक्ट किया, श्याम को बिठा दिया, फिर घनश्याम को किया, घनश्याम को बिठा दिया। लेकिन अगर मैंने पहली प्लेस पर राम को सेलेक्ट करने की बजाय श्याम को सेलेक्ट करके पहली प्लेस पर रख दिया, ये बैठने का ऑर्डर अलग आ जाएगा, यस और नो? यानी ऑर्डर ऑफ अकरेंस, किस ऑर्डर में मैं काम कर रहा हूं, ये मैटर कर रहा है यहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट हियर। तो परम्यूटेशन के अंदर में 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। किसका सिलेक्शन? सेलेक्टेड चीजों का अरेंजमेंट कर रहे हो। या तो 3 लोग थे, तीनों को बैठाना था, मान लो मैंने कहा 3 लोग हैं, उनमें से 2 को अरेंज करना है, तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा कौन से 2। मैंने मान लो सोच लिया राम और श्याम, तो मैं राम श्याम बिठाऊं या श्याम राम बिठाऊं, अलग अलग 2 बातें हैं। लेकिन पहले 2 को सेलेक्ट करने के तरीके मल्टीप्लाइड बाय सेलेक्टेड लोगों को अरेंज करने के तरीके इज टोटल अरेंजमेंट के तरीके। मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कहा परम्यूटेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन थिंग्स मे बी अलाइक और डिफरेंट, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। अभी डिफरेंट की बात करते हैं, टेकन सम, 3 में से 2 लोग लिए, ये सम की बात आ गई। टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब तीनों में से तीनों लिए, उनको अरेंज कर दिया। मेरी बात समझ में आएगी? पक्का क्लियर हो रही है बात? 100% क्लियर हो रही है। अब सवाल उठता है कि 3 लोग थे, उनको अरेंज करने के तरीके तो समझ में आ गए, 5 लोग होंगे, गिनती गिनना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा।
टेंशन की बात हो जाएगी। तो उसके लिए एनसीआर की तरह ही एक और ऑपरेटर है जिसका नाम बोला जाता है एनपीआर। क्या बोला जाता है? एनपीआर। अब वो एनपीआर क्या है? वो ये है। वो एनपीआर क्या है? एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, उसका ये मतलब है। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ये है। इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स, आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, ये मतलब होता है। अरेंजमेंट ऑफ एन अलग अलग चीजें, आर अलग अलग चीजें आउट ऑफ एन अलग अलग चीजें। अब एक और बात ध्यान से देखो, एन पी आर को अगर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनसीआर आ जाता है। ध्यान से देखो इन दोनों फॉर्मूले में एन, सॉरी, एनसीआर इंटू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। एनसी, ये आर फैक्टोरियल ऊपर जाएगा तो वो एनपीआर ही तो बन रहा है। और ये क्या है? एनसीआर क्या है? सिलेक्शन। किसकी? आर अलग अलग चीजों की। कितने में से? एन अलग अलग चीजों में से। फिर क्या करना है? अरेंज करना है। किसको करना है? आर जो सिलेक्टेड चीजें, तो ये अरेंज करना। तो यानी परम्यूटेशन में दो चीजें इन्वॉल्व है। पहला सिलेक्शन के तरीके, मल्टीप्लाइड बाय सिलेक्टेड चीजों को अरेंज करने के तरीके। समझ में आई क्या बात? क्या नहीं है? बोलिए बोलिए, क्लियर है? पक्का? अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अब ये कहानी टू बी कंटिन्यूड है। मेरा बस है तो मैं अगले 1.5 घंटे में पढ़ा दूं ये, ठीक है ना? लेकिन अभी ये अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मैंने जितना काम बताना था बता दिया। एनसीआर और एनपीआर का मतलब आज आपको समझाया, घर पे जाके डिटेल में सोचेंगे। अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, तब जाकर के ग्रिप बनेगी एनसीआर और एनपीआर। समझ में आती है इस बात में? पक्की बात, क्लियर है? ध्यान रहे, एनसीआर और एनपीआर ऑपरेटर केवल और केवल अलग अलग चीजों के ऊपर है। अब सवाल उठता है कौन सी चीज अलग और कौन सी चीज सेम, ये कैसे डिसाइड करें? इसके लिए भी एक फिलॉसफी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। क्या? गॉड मेड थिंग्स, जो भगवान ने बनाई है चीजें उनको अलग अलग मान के चलते हैं, है ना? फैक्ट्री में जो चीजें बन सकती हैं, फैक्ट्री में जो चीजें बन सकती है वो सेम भी बन सकती है, अलग भी बन सकती है। क्वेश्चन में लिखा होगा जैसा लिखा वैसा मान लो। अब दो ट्विंस भी हैं, उनको भी आप अलग अलग मानेंगे, सेम नहीं, सेम नहीं मानेंगे। दो बॉल्स बन रही हैं एक फैक्ट्री के अंदर में, दोनों बॉल का रंग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वेट अलग हो सकता है। मतलब जैसा लिखा गया क्वेश्चन में वैसा मानो, या फिलोसफी है गॉड मेड थिंग्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, else the things may be same or different depending on scenario to scenario। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने पीएनसी का ये कर लिया। अब असाइनमेंट मिल गई थी, अगली असाइनमेंट अगली क्लास को करने के बाद दूंगा। और अब आप एक्सरसाइज करेंगे, एलिमेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 1 आप डुएबल है कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आज का होगा। क्लियर है बात?